गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपसे रूपक अलंकार की बात करते हैं। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे अब ये काव्य पंक्तियाँ हैं, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। इन पंक्तियों में उपमेय चंद्रिका है और उपमान चादर है। अब चंद्रमा की चांदनी को चादर के समान न बता करके उसको चादर ही बता दिया गया है। अर्थात उपमान और उपमेय की अभिन्नता को समाप्त कर दिया गया है, यानी उसकी भिन्नता को समाप्त कर दिया गया है, बल्कि वहाँ पर अभिन्नता दर्शाई गई है। यानी कवि को चंद्रमा की चांदनी और चादर में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि चंद्रिका पर उपमान चादर को आरोपित कर दिया गया है। इसी प्रकार एक उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पर राम रतन उपमेय है और उस पर धन उपमान को आरोपित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको इस बात को और अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चंद्र खिलौना में रूपक अलंकार है, यानी चंद्र रूपी खिलौना। इसी प्रकार चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में चरण कमल में रूपक अलंकार है। भगवान के चरण और कमल में कवि को अंतर ही नजर नहीं आ रहा है। उपमान और उपमेय में कोई भेद ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उपमान और उपमेय में जब कोई भेद कवि को नजर नहीं आता है, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये तो आप जानते ही हैं कि उपमेय वो शब्द होता है जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान वो शब्द होता है जिससे उपमा दी जाती है। जैसे हम कहते हैं सीता का मुख चंद्रमा के समान है, अर्थात यहाँ सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो अब अगर हम सीता जी के मुख के संदर्भ में हम चंद्रमुखी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर मुख जो है उपमेय है और चंद्र उपमान है। यानी चंद्र मुख पर पूरी तरह से सीता जी के अंग मुख पर आरोपित है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी प्रकार आए महंत वसंत। इस पंक्ति में भी उपमेय महंत पर उपमान की समानता को दर्शाया गया है, उस पर आरोपित किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के 3 प्रकार भी बताए गए हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। सांग रूपक अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर अवयवों सहित उपमान का आरोप होता है, तो वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। अर्थात पंक्ति में उपमेय और उपमान की सभी अंग विद्यमान होते हैं। जैसे काव्य पंक्ति है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब इस पंक्ति में सांग रूपक अलंकार है। प्रस्तुत दोहे में उदयगिरि पर मंच का, रघुबर पर बाल पतंग यानी सूर्य का, संतों पर सरोज यानी कमल का और लोचन पर भृंग यानी भौरों का अभेद आरोप किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर रूपक अलंकार है। और रूपक का जो प्रकार है सांग रूपक, वो यहाँ पर है। इसी तरह रूपक अलंकार का एक प्रकार होता है निरंग रूपक, जहाँ पर अवयवों सहित न हो करके अवयव से अलग, यानी अंग जहाँ पर अंगों पर आरोपित न हो बल्कि उससे रहित होकर उपमेय पर उपमान का आरोप हो, वहाँ पर निरंग रूपक होता है। जैसे हमने आपको पहले भी एक उदाहरण बताया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसमें निरंग रूपक अलंकार है। इसी तरह से तीसरा होता है पारंपरिक रूपक, जहाँ पर 2 रूपक एक साथ होते हैं और एक दूसरे का कारण होता है, वहाँ पर पारंपरिक रूपक होता है। जैसे अतिथि खड़ा हृदय द्वार पर मन कपाट खोलो, यहाँ पारंपरिक रूपक है।
क्योंकि हृदय पर द्वार और मन पर कपाट का आरोप तो है ही, साथ ही एक दूसरे का कारण है। इसी तरह से रूपक के अन्य अंग भी बताए गए हैं, जैसे समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक। जहाँ पर उपमेय और उपमान में बराबरी की समानता हो वहाँ पर समरूपक होता है, और जहाँ पर उपमेय की तुलना में उपमान न्यून यानी कम हो वहाँ पर अधिक रूपक होता है, और जहाँ पर उपमान की तुलना में उपमेय कम हो यानी न्यून हो वहाँ पर न्यून रूपक अलंकार होता है। तो ये इस प्रकार ये रूपक अलंकार हमने अभी आपको बताया। रूपक अलंकार की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको रूपक अलंकार स्पष्ट किया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट द्वारा लिखकर हमसे उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।